मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 चैप्टर 2 के भी आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करवा के वीडियोस बना के रखे हुए, तो आप उनको भी एक बार प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आइए चलिए चैप्टर 3 की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग ऑप्शन यहां पर वेरीफाई करेंगे। हम जानते हैं कि हमेशा पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यूज डालिए 1 बाय 1 सारे ऑप्शन की और चेक करिए कि किस ऑप्शन पे हमें आंसर 7 मिलता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में देख रहा हूं 1 2, अगर मैं 1 ले रहा हूं तो 2 1 जा 2, और अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 3 2 जा 6, तो आंसर 8 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन पर आते हैं। बी ऑप्शन के लिए आपको 2 पुट करना है, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 7, मतलब ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ट्रू फॉर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कंडीशन आपको याद होना ही चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is two parallel lines। तो बेटा ये तो फॉर्मूला ही है। पैरेलल लाइन की क्या फॉर्मूला होती है? a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दैट रिप्रेजेंट्स डैश लाइन्स। देखिए पैरेलल के लिए अभी अभी में हमने सीखा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, मतलब ये तो पूरा मल्टीपल ही है। अगर आप इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 2 5 जा 10x, 2 3 जा 6y, 2 9 जा 18, लेकिन आप साइन भी खास ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो जब भी इस तरह से आपको दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन के मल्टीपल के फॉर्म में मिलती है तो हमेशा हमें क्या लिखना होता है? कोइंसिडेंट लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन मिलने से। अब सॉल्यूशन मिलने का मतलब होता है कि दोनों लाइन आपस में 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे या तो कोइंसिडेंट हो। तो दोनों ही केस में हमें क्या लिखना होता है? कंसिस्टेंट। तो यहां पर हम लोग क्या आंसर देंगे? इंटरसेक्टिंग मतलब ये, कोइंसिडेंट मतलब ये, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the solution set of the equations this and that is an infinite, infinite के लिए क्या रूल होता है? a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। लेकिन जब आप ये रूल अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को बना लेना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या कि हम लोग राइट साइड पे 0 करेंगे। पहली इक्वेशन बनेगी px प्लस 3y माइनस p माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन बनेगी 12x प्लस पी वाई माइनस p इक्वल टू 0। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। a1 का मतलब क्या होगा बेटा? a1 का मतलब आपको जो फर्स्ट लाइन दी है उसमें x का कोफिशिएंट आपको लेना रहेगा जो यहां पर p है। a2 का मतलब क्या? a2 का मतलब बेटा आपको जो सेकेंड इक्वेशन दी है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो आपको लेना पड़ेगा जो 12 है। b1 का मतलब y का कोफिशिएंट, तो यहां पर 3 है। अब प्लस और माइनस साइन का खास ध्यान रखना। b2 का मतलब p, c1 का मतलब माइनस ब्रैकेट p माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए माइनस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। ओके,
मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले रहा हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो तो पी स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, ठीक है। तो यहां से आपको p क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 6। तो ऑप्शन की तरफ हम लोग देखते हैं तो हमें यहां पर ऑप्शन 6 क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नॉट इक्वल टू मुझे दिखा तो मैं तो पहले ही यूनिक टिक कर दूंगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, है ना। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू की साइन को देख के मैंने जज किया, मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी बता दे रहा हूं। a1 मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपको लेना है a, a2 मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपको लेना है l, नॉट इक्वल टू b1 का मतलब y का कोफिशिएंट b, b2 का मतलब y का कोफिशिएंट m। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, am नॉट इक्वल टू bl, जो आपको यहां पर देके रखा था, ठीक है। तो आप ये कुछ ट्रिक डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू दिखता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड ब्रैकेट a प्लस बी x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 4a प्लस बी रिप्रेजेंट द सेम लाइन्स। तो सेम लाइन्स का मतलब बेटा कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट का मतलब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 आपको लेना रहेगा। चलिए तो अब आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का खास ध्यान देना, पहली इक्वेशन में राइट साइड में कांस्टेंट हो, दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट हो, तो छोटी छोटी चीजें आप ऑब्जर्व करते रहना। तो यहां पर क्या बनेगा, पहले 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। सेकंड के लिए a प्लस बी ऑफ x माइनस a प्लस बी माइनस 3y माइनस ब्रैकेट ऑफ 4a प्लस बी इक्वल टू 0। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो a1 का मतलब फर्स्ट लाइन में से x का कोफिशिएंट लेना है जो यहां पर 2 है, या डायरेक्टली हम लोग यहां से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 डिवाइड बाय a प्लस बी इक्वल टू y का कोफिशिएंट माइनस 3 है, डिवाइड बाय माइनस a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू यहां पर माइनस 7 है, डिवाइड बाय माइनस 4a प्लस बी। अब आपको यहां से किसी भी दो को कंपेयर करना है, तो सबसे आसान तो मुझे फर्स्ट और लास्ट को ही कंपेयर करना लग रहा है। अब यहां से माइनस और माइनस दोनों कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो पूरा वैल्यू है यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा हमें। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8a प्लस 2b इक्वल टू a प्लस b को आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, 7a प्लस 7b। अब 7 है, 8a में से माइनस होगा तो ये बन जाएगा a, 7b 2b में से माइनस होगा तो बनेगा माइनस 5b इक्वल टू 0। ऑब्जर्व करते कि क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, हाँ तो ऐसा ऑप्शन मुझे यहाँ पर सी में दिख रहा है, a माइनस 5b इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला हमने सीखा ही है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 2x है, यहाँ पे 4x है, ठीक है, मतलब 2 2 जा 4, यहाँ पे 3y है, यहाँ पर 6y है, मतलब 2 3 जा 6, और यहाँ पे माइनस 8 है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पर 16 नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है। मैं वैल्यूज पुट करके भी दिखा देता हूं। ये 2x का 2 ले लो, यहाँ पे 4x का में से 4 ले लिया, वहां पर आप 3 ले लो, यहाँ पर आप 6 ले लो, तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। और जब आप लास्ट वाला रेशियो लोगे -8 बाय -12 तो ये नॉट इक्वल टू होगा। तो यहां से पता चल गया कि पैरेलल के लिए ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर में द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज कोइंसिडेंट, ठीक है, टू द लाइन। तो कोइंसिडेंट में क्या होता है कि आपको जो फर्स्ट लाइन देके रखा है उसी का पूरा मल्टीपल रहेगा। तो ऑप्शन हमें इस तरह से फाइंड करना है।
यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8 नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 3 है तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3x हो रहा है। यहाँ पर 6 है तो 3 2 जा 6 हो रहा है, ओके। और यहाँ पे -12 है तो 3 4 जा 12। मतलब कि आप इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो ये 3x, 3 2 जा 6y, 3 4 जा 12, तो आपको ये पूरा मिल रहा है। इसलिए कोइंसिडेंट लाइन यही बनने वाला है। आप साइन का खास ध्यान देना, लेकिन ना यहाँ पर y का कोफिशिएंट प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस है, तो ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर में इन 2 डिजिट नंबर, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड वालों का मोस्ट फेवरेट होता है, बहुत सारे बार ये लोगों ने पूछा है, तो आप खास ध्यान देना। इफ अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है 22 ही होगा, क्योंकि 22 में जब आप डिजिट्स का प्लस करते हो तो भी 4 है, और 22 में जब आप डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हो तो भी 4 है। तो यही तो हमें पूछा था यहाँ पर हमें क्या पूछा था, सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो 22 जो है वो यहाँ पर परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड वालों का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। x प्लस वाई पूछेंगे, कभी x माइनस वाई भी पूछेंगे, वो भी मैंने लिया हुआ है, ये पीडीएफ में अभी आगे आने ही वाला है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से अलग से एक्स वाई निकाल करके प्लस नहीं करना है। इसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्व करिए कि यहां पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी वाले में y का कोफिशिएंट है, वैसे ही फर्स्ट वाले में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्पेशल क्वेश्चन की तरह ध्यान में रखना कि जब भी x प्लस वाई या x माइनस वाई पूछा हो, अगर प्लस पूछा है तो डायरेक्टली दोनों इक्वेशन में प्लस कर दो, और अगर माइनस पूछा है तो डायरेक्टली दोनों इक्वेशन में माइनस कर दो। तो अभी मुझे प्लस पूछा इसलिए मैं दोनों इक्वेशन को प्लस करूंगा। तो यहाँ पर 23x है और यहाँ पर 17x है, तो जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 40x, ठीक है। सिमिलरली अब y वाले को ऐड करो तो वो भी बनेगा 40y, सेम ही बनना है क्योंकि कॉमन निकाल के कट हो जाता है। इज इक्वल टू 80 में 40 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 120। अब आप ले लो 40 कॉमन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 120। 40 और 120 को कट करिए तो यहां पर आपको आंसर बनेगा 3। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। Which one is true for the linear pair of equations graph when we have two intersecting lines and unique solution? तो इसका तो हमने डिस्कशन कर ही लिया, a1 by a2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, यूनिक टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड यूनिक कहा गया है ना, तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, ओके। हाँ, ये तो बेटा पैरेलल लाइन का था, ठीक है। तो इसके अंदर आप ध्यान देना, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, और अगर पैरेलल बोला होता तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये आप कब टिक करते हैं, जब आपको पैरेलल दिया होता तब, और ये वाला आप कब टिक करते हैं, जब आपको कोइंसिडेंट पूछा होता तब। तो मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए। अगर इंटरसेक्टिंग आपको बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर देना पड़ेगा। तो ये तीनों केस मैंने आपको समझा दिया है, पैरेलल के लिए, कोइंसिडेंट के लिए और इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वंस ऑफ 2 डिजिट इज y। तो बेटा वंस पर कौन है, y, एंड टेंस पर आपको कौन दिया है, x। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको मन लगा के ध्यान देना। टेंस तो आपको नंबर बताना है, तो नंबर क्या बनेगा, तो टेंस पर जो दिया होता है उसे 10 का मल्टीप्लाई करना होता है, वंस पर जो दिया होता है उसे 1 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो आंसर बनेगा 10x प्लस वाई, ठीक है, ध्यान देना इसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किंजल इज आस्किंग टू दीप्ति डैट बिफोर 3 years द सम ऑफ देयर एजेस वेयर 36। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप है ना एक चार्ट बना करके सॉल्व करिए। जैसे अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, तो हमें बिफोर 3 years का है, तो आपको बैक जाना है 3 years, तो क्या हो जाएगा ये 2022। अब यहां पर जो एजेस है, ठीक है, दोनों का सम कितना है 36 years। इस तरह का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को चार्ट बना करके समझिए। और पूछा गया है देन टेल मी दैट आफ्टर 4 years, आपको आफ्टर 4 years जाना है, तो यहां पे +4 करिए तो 2029 में पहुंचेंगे हम लोग। यहां पर आपको सम कितना होगा, सम ऑफ एजेस, वो बताना है। चलिए अब समझना ध्यान से। अब पूरा चार्ट बना दिया है तो आप लोग तो खुद से ही सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप ये नोट करिए कि टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन 2 है, तो यहां पर 36 है। तो जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो एक का 3 है ना, 1 पर्सन का 3 और सेकंड पर्सन का भी 3, तो आपको इसमें बेटा 6 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 42 होगा, ठीक है ना। जितने पर्सन हो, क्योंकि किंजल भी 3 ईयर बड़ी होगी और दीप्ति भी 3 ईयर बड़ी होगी, है ना, 3 ईयर पास हुआ तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। 36 में किंजल का भी 3 प्लस करना है और दीप्ति का भी 3 प्लस करना है, इसीलिए यहां पर आपको 6 प्लस करना था, तो ये 42 हुआ। अब आपको 4 और प्लस करना है 42 के अंदर, तो जब आप 42 में पहला +4 कर रहे हो वो किसके लिए था, किंजल के लिए, और दूसरा +4 कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो आप, दीप्ति के लिए, तो ये आपको टोटल कितना हो जाएगा बेटा 50 आंसर बनेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हैं सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वंस ऑफ 2 डिजिट इज x, ठीक है बेटा, तो वंस पर आपको क्या दिया हुआ है x और टेंस पर आपको क्या दिया हुआ है y। तो सबसे पहले तो नंबर क्या बनेगा, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो टेंस पर होता है उससे 10 का मल्टीप्लाई करना होता है, जो वंस पर होता है उसे 1 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 10y + x होगा। द वंस ऑफ 2 डिजिट इज x एंड टेंस इज y, देन द डबल ऑफ दैट डिजिट। अब आपको डबल करने को बोला है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y + 2x आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में देके रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following method is used for solution of pair of linear equations in 2 variables? तो ग्राफिकल मेथड होता है यूज, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है यूज, एलिमिनेशन भी होता है यूज, इसका मतलब ऑल ऑफ देम पर आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ, वापस मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चार्ट बना करके सॉल्व करो तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा सॉल्व करने में। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर, मतलब 2 पर्सन है, बिफोर 5 years, तो 2025 लिख दो। आपको बेटा बैक कितना जाना है, बिफोर 5 years कहा है, तो आप 5 years बैक चले जाओ, तो हो गया 2020। यहां पर सन और फादर का जो एज है दोनों का सम कितना हो रहा है 30 years, ठीक है। तो जब आप 2025 में सोचते हो तो 30 में बेटा कितना प्लस करना है, 5 आपको प्लस करना है सन के लिए, अगेन आपको 5 प्लस करना है फादर के लिए, तो यहां पर आपको टोटल कितना लिखना है 40 years लिखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे बोलो क्या लिखा हुआ है। आफ्टर 3 years कहा है, आफ्टर 3 years का मतलब आप 3 इसमें प्लस करोगे तो आप पहुंच जाओगे 2028 में। अब आप समझना कि यहां पर 40 है, आप 3 ईयर आगे जा रहे हो, तो ये +3 किया मैंने सन के लिए और दूसरा मैंने 3 प्लस किया फादर के लिए, तो बेटा यहां पर कितना मिल गया आपको 46 years बनने वाला है, तो 46 मतलब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे आराम से सोचिए, आंसर राइट आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the following figure, the measurements of side of rectangle ABCD given है, find the values of x and y। तो प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होता है, मतलब x + y कितना बनेगा, आपको x + y
इक्वल टू 40 लेना है और x माइनस वाई आपको कितना लेना है, आपको x माइनस वाई 6 लेना है। तो जब आप दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन अप्लाई करते हो तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 46 तो x इक्वल टू 23। क्या मैं एक ही ऑप्शन से आंसर दे सकता हूं? तो बेटा आप ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 23 यहां पर है ही नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यही एक ऑप्शन है तो टिक कर दिया है ना। अगर दो जगह पर x की वैल्यू दी होती तो आप y भी निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर शॉर्ट में काम हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2k, तो बहुत आसान बेटा, हम जानते हैं कि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, आपको जस्ट इसमें पुट करना है। तो 2 प्लस 2 y की जगह पे आपको k लेना है, माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू 2, तो आपको k की जगह पर 1 लेना है। ओके, तो इसका आंसर बेटा बनेगा 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If 5 3 is the solution of this equation and m5 is also solution of this equation, then find m। तो सबसे पहले आप है ना इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि जब तक आपको k पता नहीं होगा तब तक आपको m पता नहीं चलेगा। चलो वैल्यूज पुट करो, x की जगह पे 5 डालना है तो 5 2 जा 10, y की जगह पे 3 लेना है तो 3 3 जा 9 प्लस k इक्वल टू 0। तो यहां से k हमें मिल गया बेटा माइनस 19। अब आप k की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन है वो बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 19 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको m5 पुट करना है। ओके, तो ये बनेगा बेटा 2m प्लस 5 3 जा 15 माइनस 19 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा 2m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू 4/2 मतलब 2, तो आपको m का आंसर बनेगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 5x प्लस 3y इक्वल टू 24 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, वापस मेरा फेवरेट क्वेश्चन आया है ना। जब भी x माइनस वाई या x प्लस वाई आपको बोला हो तो आपको डायरेक्टली इक्वेशंस में माइनस करना होता है। ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। स्पेशल का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट होता है, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो सेकंड वाले में x का कोफिशिएंट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर x माइनस वाई पूछा है तो आपको दोनों इक्वेशन में डायरेक्टली माइनस करना है, और अगर आपको प्लस करने को बोला है तो दोनों इक्वेशन में, मतलब कि अगर आपको x प्लस वाई पूछा है तो आपको डायरेक्टली दोनों में प्लस कर देना है। ठीक है, तो आप अभी क्या करेंगे, माइनस पूछा है तो मैं माइनस करूंगा, तो 5 माइनस 3 2x हो गया, 3 माइनस 5, ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2y आएगा। ओके, कंफ्यूज मत होना, इज इक्वल टू 24 माइनस 8 मतलब 16। अब आप 2 ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16 और 2 8 जा, तो बेटा x माइनस वाई का आंसर हमें यहाँ पे कितना बनने वाला है, 8 बनने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, तो आप बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 10 कर लीजिए, डिफरेंस इज 2 मतलब माइनस 2 है, देन द लार्जर नंबर। तो क्लियरली बेटा आप माइनस के लेफ्ट में जो लिखते हो वही हमेशा बड़ा होता है, तो आपको x फाइंड आउट करने को कहा है तो जस्ट एलिमिनेशन ही करना है, ऐड कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव कट होगा, x प्लस x 2x होगा, 10 प्लस 2 12 होगा, तो x आपको 6 मिलेगा, तो लार्जर नंबर बेटा 6 होगा। अगर आपको स्मॉलर नंबर बोला होता तो फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके y फाइंड कर सकते थे, 10 माइनस 6 4, लेकिन अभी आपको लार्जर नंबर बोला इसीलिए आप आंसर 6 ही देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस सेम पैटर्न बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड वाले के अंदर y का कोफिशिएंट है, फर्स्ट वाले के अंदर जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड वाले के अंदर x का कोफिशिएंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर माइनस पूछा है तो डायरेक्ट माइनस करो, प्लस पूछा है तो डायरेक्ट प्लस करो। तो अभी मैं इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करूंगा,
तो 51 माइनस 49 करना है, तो ये कितना बनेगा बेटा 2x। आप 49 माइनस 51 कर रहे हो तो ये -2 बनेगा, ठीक है, तो -2y। 150 माइनस 50 करेंगे तो 100। अब आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, कट करने पर यहाँ पर बेटा आएगा 50, तो मुझे यहाँ पर आंसर 50 देना रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the graph of the equation this is passing through the origin, तो हम सब जानते हैं बेटा origin का मतलब क्या होता है, 0 0, तो आपको x भी 0 लेना है और y भी 0 लेना है। या तो आप डायरेक्टली याद रखिए कि जब भी लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास होता है तो कांस्टेंट आपको हमेशा 0 रखना पड़ता है, तो कांस्टेंट यहाँ पर p है, इसका मतलब p आपको 0। और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 डाल दोगे तो वो सॉल्व करने पर आपको p 0 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करो तो आपको x डायरेक्टली मिलेगा 2 4 जा 8, एंड आप सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करो तो y मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, 8/y इक्वल टू 4 है, तो आप 4 नीचे और y को ऊपर भेजेंगे तो 8/4 इक्वल टू y, तो ये y की वैल्यू यहां से आपको 2 मिलेगी। आपको माइनस करना है तो 8 - 2 होता है 6। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंपेयर करके x और y की वैल्यूज पहले फाइंड कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी बेटा सेम पैटर्न है, जस्ट प्लस करना है। अब वापस आप फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करिए तो 6 डायरेक्ट कट होगा, 1 आएगा। फिर आप y फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करिए तो अगेन बेटा 6 कट होगा तो 1 आएगा। आपको x और y में प्लस करना है तो 1 + 1 बनेगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैटर्न सेम ही है बेटा, दोनों में आपको डायरेक्टली प्लस करना है, क्योंकि आप देखो यहां पर 5 यहां पर 5 है ना, x के ऊपर 5 तो यहां पर y के ऊपर 5, यहां पर y के ऊपर 3 जो x के ऊपर है, तो डायरेक्टली आपको बीच में प्लस दिख रहा है तो प्लस ही कर लेना है। ओके, तो जब आप प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 + 3 8। सिमिलरली जब आप y वाली टर्म को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 + 5 8, और इस तरफ 16 और 24 को जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 40। अब आप 8 ले लीजिए कॉमन, तो 1/x + 1/y इक्वल टू 40, तो 8 1 जा 8 5 जा, तो फाइनली हमें यहाँ पर कितना आंसर मिल रहा है बेटा, 1/x + 1/y का 5 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ 2 डिजिट नंबर है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ ही है, IMP है, यूनिट्स डिजिट इज a-1। ओके बेटा, और टेंस डिजिट, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी टेंस होता है उस पे आपको 10 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर के लिए a + 1 को 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस नंबर इज, मतलब इसे सॉल्व करना है। तो ये 10 है, 10 को मल्टीप्लाई में ले रहा हूं, +10 + a - 1, तो 10 + a बनेगा 11a, 10 - 1 आंसर आएगा +9, है ना, तो इसमें 11a + 9 आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ, अगेन बेटा 2 डिजिट नंबर, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, है ना। मैं आपको ये समझा भी देता हूं, सपोज कि आप यूनिट प्लेस पर x ले रहे हैं और टेंस प्लेस पर आप y ले रहे हैं, तो यहां से बेटा नंबर क्या बनेगा, तो यहां से नंबर बनेगा 10y + x, लेकिन यहां पर आपको इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट बोला है, मतलब x और y को इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर है, तो अब आपको क्या करना है, पहले 10 जो था y से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब जो 10 है वो बेटा x का मल्टीप्लाई होगा और y को 1 का मल्टीप्लाई करना है, अब दोनों में प्लस करना है, तो 10y + y 11y बनेगा और x + 10x 11x बनेगा। 11 जब आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि 11 क्या है, कॉमन निकल रहा है, इसीलिए डिविजिबल बाय 11 हमेशा होगा, तो ये आप याद ही रखना, है ना। आपको एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑब्जर्व करना, ध्यान में रखना, याद रखना, 11 टिक कर देना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 0, तो आपको जस्ट वैल्यू सी पुट करनी है, 1 डालेंगे तो 8 1 जा 8। अच्छा, इसमें y तो बेटा है ही नहीं,
है ना, इक्वेशन में y तो कहीं पर है ही नहीं, मतलब सिर्फ x की वैल्यू का ही रोल है। प्लस 5k इक्वल टू 18, तो यहां से आपको 5k मिलेगा 10, तो यहां से k मिल जाएगा 2, तो हमें आंसर में 2 देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वाड्रेंट, ये तो हम लोग 6, 7, 8 से सीखते चले आए, इसमें कुछ होता नहीं है। प्लस माइनस अगर आपको दिया हो तो वो फोर्थ ही होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या लेना है, फोर्थ। अगर दोनों प्लस होते हैं तो फर्स्ट लेते हैं, और माइनस प्लस अगर होता है तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं, और बोथ नेगेटिव होता है तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट लेते हैं, और अगर प्लस माइनस होता है तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, जस्ट बेसिक के लिए था ये। टू लाइन्स आर intersecting in one point, then this type of pair is consistent, है ना। यहाँ पे आपको consistent टिक करना रहेगा, क्योंकि आपको आंसर मिल रहा है। इंटरसेक्टिंग इन वन पॉइंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है ना, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इनकंसिस्टेंट भी आपको मैं बता देता हूँ। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, आप ध्यान में रखना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है, जब कोइंसिडेंट लाइन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, अच्छा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3x माइनस 2y, 3 2 जा बेटा बनेगा 6 इक्वल टू 1, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, और 6 को जब आप लेफ्ट में लेंगे तो 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये मुझे लास्ट में दिख रहा है, क्लियर। 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ, यहां पर ऑफ आएगा, ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इफ इट पासिस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये मैंने अभी आपको ट्रिक दिया था कि जब भी लाइन जो है ओरिजिन से पास हो तो उसका कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 होता है। जैसे आप जानते हो कि ax प्लस by प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको जस्ट इसमें c को हटा देना है, तो ax प्लस by इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो आपको सीधा एग्जाम में यही लिखना रहेगा, ओके। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इफ इट पासिस फ्रॉम ओरिजिन, और इसमें कंडीशन आप लिख देना ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया x प्लस बी वाई, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं वापस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड सी ऑल्सो, एबीसी बिलोंग्स टू आर, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन पासिस थ्रू ओरिजिन, तो अभी हमने डिस्कस किया ओरिजिन का मतलब कांस्टेंट टर्म बेटा आपको जस्ट 0 करना है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो k माइनस 2 0 करना है, तो k इक्वल टू 2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज 5 एंड टेंस डिजिट इज 2y, तो टेंस पर जो भी होता है उसको 10 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 प्लस 10 2 जा 20y, तो ये बेटा आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज 3 है एंड टेंस डिजिट इज 2 है, तो जो भी टेंस पर होता है उसको 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 है प्लस 20 है, तो फाइनली ये बनेगा 23 है आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन अ 2 डिजिट नंबर टेंस डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट, मतलब आपको है ना यहां पर पहले से कह दिया गया है कि यूनिट्स डिजिट जो है वो x है, और आपको ये भी हिंट दे दी गई है कि जो टेंस डिजिट है वो ट्वाइस है, मतलब 2x है, ओके।
देन फाइंड द नंबर। तो यूनिट पर बेटा x है, टेंस पर 2x है, रूल के अकॉर्डिंग टेंस को 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 20x, तो फाइनली हो जाएगा 21x। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज, एवरेज का मतलब होता है मीन, जिसे आप लोग x बार से लिखते हो, फॉर्मूला भी याद है आपको, सिग्मा xi ओवर n। तो कितने बंदे यहां पर है, मदर, फादर एंड देयर डॉटर, मतलब टोटल 3 पर्सन है। तो एवरेज आपको कितना दिया हुआ है x, और सिग्मा xi मतलब तीनों की एजिस का प्लस, n की जगह पर आपको 3 लेना है, तो सिग्मा xi इक्वल टू 3x, और ये जो 3x है ये बनेगा सम ऑफ एज, ठीक है ना, तीनों की जो एज होगी उनका प्लस। अच्छा, ये करंट हमें लेना है आफ्टर y ईयर्स। अब आप y ईयर्स आगे जा रहे हो, व्हाट विल बी देयर एज, तो 3x तो था ही, है ना, 3x तो था ही, मदर फादर एंड देयर डॉटर, है ना, उनकी एज का प्लस। अब हमें कितना आगे जाना है, y ईयर्स, तो पहला y मदर के लिए, दूसरा y फादर के लिए, और तीसरा y डॉटर के लिए। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा बेटा, 3x प्लस 3y। आप चाहो तो 3 को कॉमन ले सकते हो, तो ये x प्लस y बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। x years ago the age of कविता was y years, find her age after 5 years। तो आप समझिए कि जैसे अभी 2025 है ना, आप कितना पीछे गए बेटा, x years, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर के फॉर्म में है नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, और इसमें कितना दिया हुआ था आपको, यहां पर y दिया था। तो आप जस्ट खाली इमेजिन करिए कि आप x ईयर्स आगे गए, तो पहले y था, तो अब 2025 में कितना होगा, x प्लस y, क्योंकि x ईयर बिफोर y था। तो जब आप यहां से 2025 पर जा रहे हो, तो आपको x को y में प्लस करना पड़ेगा। फाइंड हर एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे क्लियरली नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2030 लिख सकता हूं, और ये कितना हो जाएगा, तो ये जो 5 है वो प्लस होगा, तो आंसर बनेगा x प्लस वाई प्लस 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियरली आ जाने चाहिए। आंसर क्या आएगा बेटा, x प्लस वाई प्लस 5। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 years ago the sum of the ages of 3 friends, पर्सन कितना है ना बेटा, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अभी 2025 यहां पे आपको नंबर के फॉर्म में ही दिया है, आपको 4 ईयर बैक जाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2021। यहां पर कितना था, यहां पर a दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ एजिस आपको a लेना है। तो जब आप 2025 की बात करते हो, तो इस a में कितना प्लस करना रहेगा, तो बेटा 4% है, ठीक है। टोटल कितना है, सॉरी 4 years एगो, मतलब 4 ईयर तो हम बैक गए, द सम ऑफ एजिस ऑफ 3 फ्रेंड्स, मतलब पर्सन तो 3 है, तो आपको a में 4 प्लस 4 प्लस 4 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर सम ऑफ एजिस a था, हम लोग 4 ईयर बैक गए, तो जब 2025 पर वापस आते तो हर एक पर्सन का 4 ईयर आपको प्लस करना पड़ेगा। अब पर्सन थे 3, इसीलिए 4 प्लस 4 प्लस 4, तो यहां पर आपको a प्लस 12 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर बी ईयर्स। अगेन यहां पर कोई नंबर के फॉर्म में नहीं है, आपको जस्ट इतना बोला है कि आपको बी ईयर आगे बढ़ना है, तो यहां पर कोई पर्टिकुलर ईयर में लिख नहीं सकता, लेकिन आंसर आ जाएगा। ये a प्लस 12 था, अब आप कितने b ईयर्स आगे बढ़े हो और पर्सन 3 थे, तो हर एक का b आपको प्लस करना पड़ेगा। तो फाइनली ये आंसर आएगा a प्लस यहां से 3b और ये प्लस 12। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 years ago the sum of the ages of wife, husband and their 2 daughter। तो बेटा पर्सन जो है, नंबर ऑफ पर्सन्स आपको 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 2025 कितना बैक जाने को आपको बोला है, 3 years ago, तो आप पहुंच गए 2022 में, और यहां पर सम कितना बोला है, 80 ईयर सबका,
चारों लोगों का मिला करके जो एज बोली है वो हमें 80 ईयर्स कहा गया है, ठीक है। और हम लोग यहां पर 3 ईयर बैक गए थे। तो जब आप 2025 में आते हो तो पहले ही 80 था, और जैसा कि हमने बताया कि टोटल 4 पर्सन है, तो हर एक का 3 3 3 3 आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 80 प्लस 12, तो ये हो गया 92। तो 2025 में चारों का जो एज है, सम ऑफ एजेस, वो 92 है। अब हमें कब बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स। तो बेटा हम लोग और 3 ईयर आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2025 जो था वो 2028 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 92 तो यहीं पर था, तो 92 में आपको 3 3 3 3 ओके प्लस करना है। क्लियर? 4 टाइम्स किस लिए? क्योंकि टोटल 4 पर्सन है। तो ये कितना हो जाएगा, 92 12 104। तो आपका आंसर बेटा क्या बनेगा, 104। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 ईयर्स यहां पर आएगा एगो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 फ्रेंड्स। अगेन बेटा 4 पर्सन है और सम ऑफ एजेस 60 है। तो ये 2025, लेकिन अब हमें कितना बैक जाना है, 10 ईयर। तो हम कहां पे पहुंच गए, 2015 में। तो यहां पर जो सम था वो आपको कितना लेना है, 60। तो जब आप 2025 में आते हो तो पहले 60 तो 2015 में ही है, तो आपको इस 60 में टोटल 4 फ्रेंड्स हैं, है ना। तो हर एक का 10 मतलब +10 +10 +10 +10, तो आपको 40 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 100 बनेगा। अब यहां से आपको कितना आगे जाना है, 10 ईयर और आपको आगे जाना है। तो जब आप 10 ईयर और आगे जाएंगे तो ये 2035 बनेगा। मतलब 100 में अब आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 फ्रेंड और सबका 10, मतलब इसमें 40 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आंसर, ये सम ऑफ एजेस 140 बनेगा। लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए, फाइंड देयर एवरेज एज, है ना, नॉट सम ऑफ एजेस, एवरेज एज पूछा है। तो आपको यहां पर मीन की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, सिग्मा xi ओवर n। तो सिग्मा xi मतलब आपको कितना लेना है, 140, और टोटल कितने पर्सन थे, 4। तो आप इसे डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 35 ईयर एवरेज एज। ये आपका आंसर है। तो मैंने अपनी तरफ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कवर करने को ट्राई किया है। आप मन लगा करके पढ़िए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।